चलिए, तो अब हमारा नेक्स्ट जो स्टेप नंबर 3 आ रहा है, अब देखो वो क्या बता रहा है हमें। या तो मैं ये बोलूं हमें बता रहा है, या आप अपने क्लाइंट को बता रहे हो, है ना। चलो ऐसे मान के चलो, फिर थोड़ा कॉन्फिडेंस रहेगा कि आप सीख नहीं रहे हो, आप सिखा रहे हो। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर ईच हेड, बेसिकली वो अब हमें कंप्यूटेशन अंडर ईच हेड। अब हेड आपको पता चल गया कि हमारे पास 5 हेड होते हैं इनकम टैक्स में, जो आपका मॉड्यूल 2 है उसमें सारे हेड्स दिए गए हैं। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया कि जब आप हर एक हेड को सीखोगे, जैसे फॉर एग्जांपल जब हम सैलरी चैप्टर को कवर करेंगे, जब हम अपने हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर को कवर करेंगे, ऐसे बाकी के भी 3 हेड्स को कवर करेंगे, तो उन चैप्टर्स में हमने करना क्या है, सीखना क्या है हमने, कि इस पर्टिकुलर हेड के अंदर कौन कौन सी इनकम आएगी, और जब वो इनकम को हमने उस हेड के अंदर लेके जाना है। देखो, इनकम टैक्स में हम कुछ वर्ड्स यूज करते हैं, जैसे कि एग्जेम्पशन, डिडक्शन। एग्जेम्पशन में अगर बहुत ही सिंपल वर्ड्स में आपको बताऊं कि मैं बोलूं ये इनकम एग्जेम्प्ट है, एग्जेम्प्ट वर्ड एक सिंपल वे में क्या होता है कि इस इनकम को, इस अमाउंट को इनकम के अंदर काउंट नहीं किया जाएगा क्योंकि ये एग्जेम्प्ट है। डिडक्शन क्या होगी कि मान लो काउंट तो हो गई है, अब नीचे उसको माइनस कर दो, इसको डिडक्ट कर दो। एक चीज हमारी इनकम के अंदर काउंट हो गई है, उसको डिडक्ट कर दो। लेकिन अगर मैं बोलूं इनकम में लेके ही नहीं जाना, टोटल में आनी ही नहीं चाहिए, उसको बोल देते हैं एग्जेम्पशन। तो जब इनकम कैलकुलेट की जाती है हर हेड के अंदर, हर हेड के अंदर जब इनकम कैलकुलेट की जाती है, तो उसके अंदर बहुत सारी एग्जेम्पशंस भी होंगी, डिडक्शंस भी होंगी, जो हमें सीखनी पड़ती हैं कि अच्छा इस हेड की कैलकुलेशन के अंदर ये चीज एग्जेम्प्ट है, इसकी डिडक्शन मिलेगी। ठीक है, अब उस हेड के अंदर की बात हो रही है कि कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर ईच हेड। ठीक है, तो इनकम इज टू बी कंप्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस गवर्निंग ए पर्टिकुलर हेड ऑफ इनकम। तो वो हम हर चैप्टर के अंदर सीखते हैं। एग्जेम्पशंस, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि देर आर सर्टेन इनकम्स विच आर होली एग्जेम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चरल इनकम। यहां पर चलो एक जर्नल लेवल पे भी बात हो रही है कि जैसे कि एग्रीकल्चरल इनकम वो एग्जेम्प्ट है, ठीक है, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, हम उसको टैक्स के अंदर टोटल इनकम में काउंट नहीं करते। लेकिन हमारे पास एक पार्शियल इंटेग्रेशन का रूल है, पार्शियल इंटेग्रेशन बोल दिया जाता है, लेकिन अभी उसकी आपके लिए रेलिवेंसी नहीं है। वो जब हम हमारा चैप्टर नंबर 3 करेंगे तो मैं आपको वहां पे सिखाऊंगा उस चीज को। ठीक है, दी दीज इनकम्स हैव टू बी एक्सक्लूडेड एंड विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम। तो अभी फॉर द टाइम बिंग आपको एग्जेम्पशन के लिए एक सिंपल वर्ड्स में ये माइंड में लेके चलना है कि अगर कोई इनकम फुली एग्जेम्प्ट है तो वो इनकम में काउंट ही नहीं होती। अगर मैं बोलूं पार्शियली एग्जेम्प्ट है तो फिर उसका जितना पार्ट टैक्सेबल है वो इनकम में काउंट कर लिया जाता है, जितना एग्जेम्प्ट है वो छोड़ दिया जाता है। ठीक है, आल्सो सम इनकम्स आर पार्शियली एग्जेम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स, फॉर एग्जांपल हाउस रेंट अलाउंस, एजुकेशन अलाउंस। अब ये चीजें यहां पर डिस्कस नहीं होनी डिटेल में, ये आपकी डिटेल में डिस्कस होनी है सैलरी हेड में जाके, कि मान लो कोई एम्प्लॉई को उसके एम्प्लॉयर ने हम वर्ड लगा देते हैं सैलरी, सैलरी मिल रही है, लेकिन सैलरी के अंदर बेसिकली कैटेगरीज होती हैं। जैसे शायद आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना होगा तो टेंशन ना लेना, हमारा सैलरी हेड पूरा डिटेल में चलना है कि सैलरी की डिटेल में अगर हम अमाउंट देखें, जैसे मान लो नॉर्मली बोल दिया जाता है इस पर्सन का 1 लाख का पैकेज है मंथली, इस पर्सन का 2 लाख का पैकेज है मंथली। अब वो 1 लाख या 2 लाख की अगर बाइफर्केशन देखी जाए, 1 लाख में 1 लाख उसको कैसे मिल रहा है, उसकी बाइफर्केशन होगी एज पर, मान लो इनकम टैक्स आप समझ लो, उसकी बेसिक मान लो 40,000 है, उसका डियरनेस अलाउंस, डीए आपने मोस्ट प्रोबेबली वर्ड सुना होगा, वो मान लो 20,000 है, उसको घर उसने किराए पे लिया हुआ है, उसके लिए उसको अलाउंस मिल रहा है। अपने बच्चों की स्टडी के लिए उसको उसका एम्प्लॉयर एजुकेशन अलाउंस दे रहा है, मान लो 5,000 रुपये महीने का उसकी सैलरी के अंदर अलाउंस है। तो इन सब चीजों का टोटल लगाकर उसकी सैलरी 1 लाख पर मंथ बनती है। तो ये बेसिकली सैलरी की बाइफर्केशन है, तो जिसके अंदर ये हाउस रेंट अलाउंस, एजुकेशन अलाउंस वगैरह आ जाते हैं, लेकिन ये सब सैलरी हेड का पार्ट है जो वहां पे डिटेल में आना है। तो
तो ये जो अलाउंसेस मिलते हैं सैलरी में, तो ये अलाउंसेस में कुछ पार्ट टैक्सेबल भी होता है, कुछ पार्ट एग्जेम्प्ट भी होता है, जो हमने सैलरी हेड में जाके सीखना है। ठीक है, तो जो एग्जेम्प्ट होगा वो इनकम में काउंट नहीं करेंगे, जो टैक्सेबल होगा वो काउंट कर लेंगे। तो दीज इनकम्स आर एक्सक्लूडेड ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ द लिमिट्स स्पेसिफाइड इन द एक्ट। The balance income over and above the prescribed exemption limits would enter computation of total income and have to be classified under the relevant head of income। तो जो जिस हेड में भी, यहां तो चलो एक एग्जाम्पल में उन्होंने ये एजुकेशन अलाउंस की बात की है, जहां हाउस रेंट अलाउंस की बात किया, अदरवाइज मैं नॉर्मली भी बात करूं, हर हेड के अंदर जो भी इनकम फुली एग्जेम्प्ट है सारी छोड़ दी जाती है, कोई पार्शियली एग्जेम्प्ट है तो जितना पार्ट एग्जेम्प्ट है वो छोड़ दो, बाकी इनकम के अंदर काउंट कर। ठीक है, फिर आ गई डिडक्शंस की बात। देयर आर डिडक्शंस एंड अलाउंसेस प्रेस्क्राइब्ड अंडर ईच हेड ऑफ इनकम। के हर हेड में कुछ ना कुछ, जैसे आपको सैलरी में भी मिलेंगी कुछ डिडक्शंस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वाइल कैलकुलेटिंग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, म्युनिसिपल टैक्सेस, इंटरेस्ट ऑन लोन आर अलाउड एज डिडक्शन। जब हम हाउस प्रॉपर्टी हेड करेंगे तो आपको ये चीजें सीखने को मिलेंगी कि ये चीजें माइनस करो, इसको डिडक्शन बोल दिया जाता है। सिमिलरली deductions and allowances are prescribed under other heads of income. These deductions etc have to be considered before arriving at the net income chargeable under each head. For details refer to chapter 7। देखो ये क्या है, जब हम यहां तो चलो एक जर्नल लेवल पे बात करते हैं, हर हेड के अंदर, पहले मैं बात कर रहा हूं हर हेड के अंदर, जब एक बंदे की सैलरी इनकम आ रही है, एक बंदे की हाउस प्रॉपर्टी, मान लो हमने हेड वाइज पहले देखना है कि अच्छा आपको सैलरी में, अब मान लो ये भी तो हो सकता है कि एक पर्सन दो जगह पे जॉब कर रहा हो, है ना, मान लो मॉर्निंग शिफ्ट वो कहीं और लगाता है, इवनिंग में कहीं और थोड़े टाइम के लिए जॉब करता है, ये भी तो हो सकता है ना। एक बंदे के एक से ज्यादा बिजनेस भी तो हो सकते हैं, मान लो मेरा कपड़े का बिजनेस भी है, मेरा स्टील का बिजनेस भी है, मेरा शूज का बिजनेस भी है, बहुत सारे बिजनेस हो सकते हैं। तो ऐसे ही मैं बोलूं कि आपको सबसे पहले, अब एक बंदे के मान लो 5 बिजनेस हैं, तो ये नहीं कि वो 5 बार बिजनेस हेड की टोटल इनकम ऐसे अलग अलग दिखाएगा, उसको बिजनेस हेड में वो टोटल दिखाना है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ फाइनली, अब इसको कंक्लूड करते हैं इस पॉइंट को, पॉइंट नंबर स्टेप नंबर 3 को, कि जब आपने हर एक हेड के अंदर कैलकुलेशन की तो वहां पे भी आपको कुछ एग्जेम्पशंस मिली, कुछ डिडक्शंस मिली। अब वो जब हो गया, मान लो 5 के 5 हेड की आपने इंडिविजुअली, इस हेड की टोटल इनकम इतनी आई है, इस हेड की टोटल इनकम इतनी आई है, इस हेड की टोटल इनकम इतनी आई है, फिर उसके बाद सारे के सारे हेड्स को भी टोटल किया जाता है कि सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, मान लो आपका बिजनेस प्रोफाइल, ये सारे हेड मिला के ओवरऑल इनकम कितनी हुई। ठीक है, उसके बाद फर्दर, उसके बाद हमारी कुछ डिडक्शंस की कैटेगरीज आती हैं, जो हम, जैसे यहां पे बताया गया कि आप चैप्टर 7 में जाके पढ़ोगे, ये आपका आना है मॉड्यूल 3 में जाके काम। जैसे आपने सुना होगा अभी भी कि अगर किसी ने, अभी भी आप, मेरे को जहां तक आइडिया, आपने घर पे भी आपके कभी ऐसी बात होती होगी जो आपने कहीं पर नेट पे देखा होगा, किसी वीडियो में सुना होगा, अगर किसी पर्सन ने अपनी LIC करवाई है, उसका वो जो प्रीमियम पे करता है उसको इनकम टैक्स में डिडक्शन मिलती है। आपका PPF बोल दिया था, पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट, उसमें पैसे डालोगे तो आपको डिडक्शन मिलती है। आपके बच्चे की स्कूल में जो फी पे हो रही है, उस फी के अंदर पर्टिकुलरली जो ट्यूशन फी है उसकी भी डिडक्शन मिलती है। अगर आपने कहीं कोई डोनेशन दी है आपको उसकी डिडक्शन मिलती है। तो ऐसे डिडक्शंस हैं जो हमारी चैप्टर आपका मॉड्यूल 3 में जाके अलग से भी आएंगे, लेकिन अभी फॉर द टाइम जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो हेड्स के अंदर की बात हो रही है। ये जो चैप्टर 7 की जहां पे आपको लास्ट में बात की गई है, ये फाइनल, जब हम फाइनल CA फाइनल नहीं, मतलब हमारे ही सिलेबस में जब हम सारे हेड्स की इनकम कैलकुलेट कर लेते हैं, ये टोटल इनकम वगैरह उसके बाद भी आएंगी, ये अलग से डिस्कस होनी है, एक हेड के अंदर भी चलनी है, हेड के अंदर अपनी अलग सी होती है। ठीक है जी, चलो अब आ जाओ स्टेप नंबर 4 पर। स्टेप नंबर 4 पर ये क्या आ गया, देखो, क्लबिंग ऑफ इनकम ऑफ स्पाउस, माइनर चाइल्ड एटसेट्रा। मैं शॉर्ट में यहां पे क्लबिंग वर्ड लिख देता हूं, हमारे मॉड्यूल 3 में जाके ये टॉपिक्स आने हैं, क्लबिंग वगैरह। ठीक है, होता क्या है, देखो, जब हमने अपनी टोटल इनकम कैलकुलेट करनी है, मींस हमने 5 हेड्स की इनकम को इंडिविजुअली पहले कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, उसके बाद सारा टोटल भी तो लगना है कि हमारे सारी मिला के इनकम कितनी हुई। अब मान लो
एक पर्सन है, मैं इंडिविजुअल की बात कर रहा हूं, चाहे फिर से बोल रहा हूं, चाहे अभी पर्सन की डेफिनेशन आपने सीखनी है कि पर्सन में कौन कौन आते हैं, लेकिन इतना तो पता चल गया होगा ना, मैंने कितनी बार डिस्कस किया कि इंडिविजुअल भी उस कैटेगरी में होता है, पर्सन की कैटेगरी में। मान लो एक पर्सन के हैंड में इनकम जो आ रही है, अभी आपके एक दो लेक्चर्स के बाद टैक्स रेट्स भी आ जाने, मैंने आपको बताना है सारा। स्लैब रेट्स आपने वर्ड शायद सुना होगा कि इंडिविजुअल को स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स लगता है, कि अगर उसकी इनकम 2,50,000 को एक्सीड कर गई तो उसको टैक्स देना पड़ता है ना, इतना का आपने सुना होगा कि 250 के ऊपर हर बंदे को टैक्स लग जाता है। मान लो एक बंदा ये सोच रहा है कि मेरे हैंड में जो इनकम आ रही है वो इतनी ज्यादा है कि जो टैक्स का मेरी स्लैब है, जैसे 5% टैक्स का रेट भी है, 30% रेट भी है, तो मेरा 30% में जाके भी मेरे को टैक्स देना पड़ रहा है, मेरी इनकम मान लो 10 लाख से भी ज्यादा है। तो उस केस में मैं कुछ ऐसा नहीं कर सकता कि अपनी इनकम का कुछ पार्ट अपनी वाइफ के नाम पे ट्रांसफर कर दूं, कि उस हिसाब से ये इनकम 2 पर्सन्स में चली जाएगी। तो हो सकता है जब 2 पर्सन्स में चली जाए तो मेरे हैंड में वो जो एक लिमिट एक्सीड हो गई है, जिसके बाद मेरे को 30% टैक्स देना पड़ रहा है, तो कुछ इनकम मेरे हैंड में आ जाएगी, कुछ इनकम मेरी वाइफ के हैंड में आ जाएगी, तो हमारा जो टैक्स का रेट है वो नीचे वाली स्लैब में आ जाएगा, तो हम बच जाएंगे, हमें कम टैक्स देना पड़ रहा है। कहीं कोई ऐसा तो नहीं कर रहा टैक्स बचाने के लिए, ठीक है। इसके अलावा माइनर चाइल्ड या और भी कुछ चीजें हम हमारे वो चैप्टर के अंदर जाके, इसको मैं हेड नहीं बोलूंगा, हेड 5 ही है, ध्यान रखना, ठीक है। ये क्लबिंग होती है अलग से, जब आपकी हेड्स में इनकम सारी काउंट हो जाती है, उसके बाद हम ये भी देखते हैं कि कहीं किसी पर्सन के साथ हमारी कोई ऐसी एडजस्टमेंट तो नहीं होगी, मैंने कुछ जानबूझ के ऐसा तो नहीं कर दिया कि मैंने अपनी इनकम इस हिसाब से एडजस्ट कर ली है कि मेरी इनकम का कुछ पार्ट, मान लो फॉर एग्जांपल यहां पे स्पाउस के हैंड में, स्पाउस हो जाता है बेसिकली, आपने सुना होगा वर्ड, कि अगर हस्बैंड की तरफ से बात की जाए तो वाइफ स्पाउस है, ठीक है। वाइफ के हैंड से वाइफ सोच रही है कि मैं अपनी इनकम को कुछ पार्ट हस्बैंड को दे दूं तो मेरी इनकम के ऊपर कम टैक्स लगेगा, तो स्पाउस हस्बैंड हो गया, तो ऐसे बेसिकली स्पाउस वर्ड यूज किया जाता है। तो इसलिए अगर कुछ ऐसा हुआ तो इनकम टैक्स वाले बोलेंगे कि आप चाहे उसके हैंड में इनकम रिसीव करो, ठीक है, टैक्स नहीं बचेगा, वो इनकम टैक्स पे करने के लिए आपके हैंड में ऐड कर दी जाएगी, जिसको हम बोल देते हैं क्लबिंग। आई चाहे उस पर्सन के अकाउंट में है, लेकिन वो टैक्स देने के लिए आपके हैंड में ही काउंट की जाएगी, तो इट मीन मैं टैक्स से बच नहीं पाया, तो इसको बोल दिया जाता है क्लबिंग, कि किसके हैंड में टैक्सेबल होनी है। ऐसे ही अगर कोई माइनर चाइल्ड है, वो अपना टैक्स खुद कैसे पे करेगा, तो उसकी इनकम जो है वो पेरेंट्स के हैंड में ऐड की जाती है, मदर के या फादर के हैंड में। वो कैसे, कब मदर के हैंड में जानी है या फादर के, ये सब हम वो क्लबिंग वाले चैप्टर में जाके सीखेंगे। तो यहां पे अब जो स्टडी में वर्डिंग लिखी गई है मैं वो भी आपको बता दूं। देखो, वो बताने का मकसद सिर्फ ये होता है कि बाद में आप जब सेल्फ स्टडी करोगे, ठीक है, तो कहीं आपको किसी पॉइंट में वर्ड में डाउट ना आए, तो वो आपका क्लास में हुआ हो। तो क्या लिखा हुआ है कि इन केस ऑफ इंडिविजुअल्स, यहां पे इंडिविजुअल की बात हो रही है, इनकम टैक्स इज लेविड ऑन स्लैब सिस्टम, जैसे मैंने आपको बताया, अभी इन डेप्थ डिस्कशंस हो जानी है स्लैब पर पहले चैप्टर में। ऑन टोटल इनकम, ये तो आपको माइंड में रट गया होगा कि टैक्स किस इनकम पर लगता है, टोटल इनकम, कौन से साल की, प्रीवियस ईयर की, ठीक है। द टैक्स सिस्टम इज प्रोग्रेसिव, कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है टैक्स भी बढ़ता है, उसको प्रोग्रेसिव बोल दिया जाता है। दैट इज एज द इनकम इंक्रीजेज द एप्लीकेबल रेट ऑफ टैक्स इंक्रीजेज। तो सम टैक्स पेयर्स इन द हायर इनकम ब्रैकेट, के जिनकी इनकम हायर वाले ब्रैकेट में चली गई, जहां पे टैक्स रेट सबसे ज्यादा होता है, have a tendency to divert some portion of their income to their spouse या माइनर चाइल्ड एटसेट्रा, कि इसके साथ हम बच सकते हैं, हमारी इनकम का कुछ पार्ट उनके हैंड में चला जाएगा, तो हम नीचे वाली स्लैब रेट में आ जाएंगे, हमारा टैक्स कम होगा, ठीक है। टू मिनिमाइज देयर टैक्स बर्डन, कुछ ऐसे लोग करते हैं। तो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट सच टैक्स अवॉइडेंस, कि कोई बंदा ऐसे टैक्स अवॉइड ना कर सके, क्लबिंग प्रोविजंस हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड इन द एक्ट। तो अंडर विच इनकम अराइजिंग टू सर्टेन पर्सन्स लाइक स्पाउस, माइनर चाइल्ड एटसेट्रा have to be included in the income of the person who has diverted his income for the purpose of computing tax liability। तो ये डिस्कशन हमारी चैप्टर नंबर 5, इनकम ऑफ अदर पर्संस इंक्लूडेड इन असेसिस टोटल इनकम, वहां पे जाके हमें ये सारा सिखाया जाएगा। सिखाना किसने, मैं ही आपको सिखाऊंगा कि देखो ये रूल्स ऐसे होते हैं, जो जो स्टडी में बताया गया, जो एक्स्ट्रा भी बताना होगा थोड़ा आपको प्रैक्टिकल टच के साथ, ठीक है। ये मैंने आपको पहले ही बताया था, इतना प्रैक्टिकल लेवल पे नहीं लेके जाएंगे जिसके साथ हम सिलेबस से बाहर हो जाएं,
वो चीज क्लास में तो किसी लेवल पे माइंड को अच्छी लगती है, लेकिन बाद में बच्चा फ्रस्ट्रेट होता है कि मेरे को मेरे लेवल पे, मेरे पेपर में मेरे हाईएस्ट मार्क्स हैं, मेरे को उस लेवल पे ज्यादा काम करवाया जाए। मैं, आप देख लेना, आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा, उसके ऊपर बहुत ज्यादा काम करूंगा आपके साथ। तो ये बात क्लियर होगी। हेड्स की इनकम तो आपने टोटल सीख ली है ना। तो अभी जब हेड्स की सारी इनकम टोटल हो गई, उसके बाद ये देखा जाता है कि अब कहीं किसी ने कोई ऐसी टैक्स अवॉइडेंस तो नहीं की हुई कि अपनी इनकम को आगे किसी को डाइवर्ट कर दिए, हम वो उठा के इसके बंदे के हैंड में लेके आएंगे। ठीक है, अब इसके बाद हमारा स्टेप 5 आ जाता है। स्टेप 5 ये क्या है? सेट ऑफ, ये ध्यान से जरा देखना, सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस। अब मान लो मैं आपको ये बोलूं कि मेरे पास मेरे जो 3 बिजनेस हैं, मेरे 3 बिजनेस हैं, 2 बिजनेस से मुझे प्रॉफिट हुआ है, लेकिन मेरे एक बिजनेस से मुझे लॉस हुआ है। ठीक है, मैंने शेयर्स की खरीद बेच की है, मुझे कहीं पर प्रॉफिट भी हुआ है, मुझे कहीं पर लॉस भी हुआ है। अब मान लो उसके अलावा अगर मेरी सैलरी इनकम है, तो सैलरी इनकम से ऑब्वियसली मुझे प्रॉफिट ही होगा, इनकम ही है, सैलरी में लॉस थोड़ी होगा, सोचो, है ना। अच्छा, उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी से मेरा लॉस आ सकता है। ठीक है, अब ऐसे हमारे पास हमने ये देखना है, हमारा यहां पे वर्डिंग आ रही है सेट ऑफ, फिर आ गया बीच में और, फिर क्या लिखा हुआ है? कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस। मान लो मेरा जो प्रीवियस ईयर है, ठीक है, मेरा जो प्रीवियस ईयर है, उस प्रीवियस ईयर की इनकम के ऊपर जो मैंने टैक्स पे करना है, अपनी प्रीवियस ईयर की इनकम के ऊपर जो मैंने टैक्स पे करना है, अब उस प्रीवियस ईयर में मेरी इनकम जो कैलकुलेट की जा रही है, टोटल इनकम, पहले हेड वाइज देखा जाएगा। अब उस हेड वाइज कैलकुलेशन में एक बिजनेस प्रोफेशन वाले हेड के अंदर, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, अगर मेरे 3 बिजनेस हैं तो एक में लॉस है, क्या वो जो लॉस है वो बाकी जो 2 प्रॉफिट वाले बिजनेस हैं उनमें से माइनस कर दिया जाए ताकि वो नेट इनकम बन जाए मेरी? या कोई यहां पे रेस्ट्रिक्शंस हैं कि नहीं, आप ये बिजनेस का लॉस अपने दूसरे बिजनेस के प्रॉफिट में से नहीं सेट कर सकते? ठीक है, अब मैं बोलूं, मान लो मेरे पास एक लॉस आया है कैपिटल गेन हेड में। देखो, एक तो होता है अपने हेड के अंदर लॉस को सेट करना, बिजनेस मेरे 3 हैं, एक बिजनेस का लॉस दूसरे बिजनेस के प्रॉफिट से सेट करना, इसको तो बोल देंगे हेड के अंदर एडजस्टमेंट हो रही है। लेकिन यह भी तो हो सकता है कि मेरे पास मान लो एक हाउस प्रॉपर्टी है, उधर मेरे पास बिजनेस इनकम भी है। अगर मेरे को हाउस प्रॉपर्टी से लॉस आया तो ये हेड अलग अलग हो गए, मैं हाउस प्रॉपर्टी का लॉस उठा के दूसरे हेड में से एडजस्ट कर सकता हूं कि मैं हाउस प्रॉपर्टी का लॉस सैलरी इनकम से माइनस कर दूं, मैं हाउस प्रॉपर्टी का लॉस बिजनेस इनकम से माइनस कर दूं। एक तो होगी हेड के अंदर एडजस्टमेंट। मेरे 3 घर हैं, तीनों किराए पे हैं, मान लो मेरे को कहीं पर लॉस आ रहा है। आप सोचोगे लॉस कैसे आएगा, जी मैं आपको हेड में जाके बताऊंगा। मान लो आपका कोई लोन वगैरह का इंटरेस्ट वगैरह जा रहा है, ठीक है, जहां सेल्फ ऑक्युपाइड वाले केसेस भी होते हैं हमारे पास। तो मान लो आपको एक हेड से लॉस आया, वो दूसरे हेड से एडजस्ट करना अलाउड होगा या नहीं, या हेड के अंदर प्रॉफिट लॉस एडजस्ट हो जाते हैं या नहीं हो जाते हैं। ठीक है, अगर तो आप सेम ईयर में सेट ऑफ कर रहे हो, जिस साल लॉस आया, जो भी सेट ऑफ के रूल्स हैं, अब सेम हेड में एडजस्ट करना है या दूसरे हेड में जाने की नौबत आ रही है, लेकिन जो जिस साल में लॉस आया आप उसी साल के अंदर एडजस्ट कर रहे हो। कि मान लो अगर मैं बोलूं मेरे को 2021-22 प्रीवियस ईयर की इनकम के अंदर किसी हेड के अंदर एडजस्टमेंट करनी है, या एक हेड के लॉस को दूसरे हेड के अंदर एडजस्ट करना है, उसको हम बोल देंगे सेट ऑफ। कि प्रीवियस ईयर जिस साल लॉस आया हमने उसी साल सेट ऑफ कर लिया। लेकिन मान लो लॉस इतना ज्यादा था कि अगर आपने उसको कहीं और से एडजस्ट किया, उसके बावजूद भी लॉस ज्यादा था, इनकम कम थी, वो पूरा सेट ऑफ नहीं हो पाया, आपका लॉस बच गया। या मान लो लॉस ऐसा था आपका वो दूसरे हेड में से एडजस्ट नहीं हो सकता था, ना ही अपने हेड में कहीं पर कोई इनकम थी। इट मींस अब वो लॉस कहीं से सेट ऑफ ही नहीं हुआ प्रीवियस ईयर के अंदर। अब क्या ये स्टोरी यहीं पे खत्म हो जाए कि लॉस सेट ऑफ नहीं हुआ? या इनकम टैक्स में ऐसा कोई सिस्टम है वो हमें बोल दें कि कोई बात नहीं, अगर आपका लॉस जिस साल आया उस साल आप नहीं सेट ऑफ कर पाए, आप उसको आगे ले जाओ, आगे मींस कैरी फॉरवर्ड कर लो।
अगले साल ले जाओ, हो सकता है अगले साल आपको इनकम आए, और अगले साल जब इनकम आएगी तो अपना जो पुराना लॉस है वो अगले साल की इनकम से सेट ऑफ कर लेना। तो उसको बोल दिया जाएगा कैरी फॉरवर्ड कर लो। आप कैरी फॉरवर्ड कर लो और कैरी फॉरवर्ड करके आगे ले जाओ, आगे जाके अपनी इनकम से सेट ऑफ कर लेना। लेकिन जब हम इस चैप्टर को इन डेप्थ पढ़ेंगे फिर मैं आपको ये चीजें सिखाऊंगा कि जब सेम ईयर में सेट करना है तो उसके क्या सिस्टम होते हैं, जब कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा तो उसके क्या सिस्टम है, क्या कैरी फॉरवर्ड होने के बाद वो अपने हेड में ही रहेगा या फिर भी दूसरे हेड में जा सकता है। ठीक है, उसके अलावा कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड होगा, क्या इसके ऊपर कोई टाइम लिमिट है कि 8 साल कैरी फॉरवर्ड होना है जी, या इससे कम कैरी फॉरवर्ड होना है, कि अनलिमिटेड टाइम के लिए कैरी फॉरवर्ड होगा, कि जब तक सेट ऑफ नहीं हो जाता इसको हर साल कैरी फॉरवर्ड करते रहो। तो इसलिए ये जो कंसेप्ट है इसको हम बोल देते हैं सेट ऑफ, या फिर कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ, कि कैरी फॉरवर्ड कर लो आगे जाके सेट ऑफ कर लेना। ठीक है, तो अब माइंड में इतना, अभी मैं आपको पढ़ाता हूं पूरा जो स्टेप 5 हमारे मॉड्यूल में भी दिया गया, लेकिन अभी अपने माइंड में ये रख लो, जब हमने 5 हेड्स की इनकम चेक की फिर हमने क्लबिंग वाली प्रोविजंस को देखना है, उसके बाद हम सेट ऑफ पर आते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, ऑर्डर ध्यान रखना माइंड में। 5 हेड्स थे, अच्छा स्टेप पूरे सोच लो। पहला स्टेप क्या कहता था, सबसे पहले रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करोगे आप। जब रेजिडेंशियल स्टेटस हमने चेक कर लिया फिर उन्होंने बताया कि 5 हेड्स होते हैं। फिर स्टेप 3 कह रहा था कि आपको अपने 5 हेड के अंदर इनकम को कैलकुलेट करना पड़ता है, उसके अंदर कोई एग्जेम्पशंस डिडक्शंस भी आपको देखनी पड़ती हैं। ठीक है, जब 5 हेड्स की इनकम कैलकुलेट होगी फिर हम आते हैं क्लबिंग की तरफ। ठीक है, क्लबिंग की तरफ कि अगर कोई इनकम को डाइवर्ट किया गया या कुछ ऐसे इश्यूज हैं तो वो किसके हेड में जाएगी, इनकम किसके हैंड में जाएगी। फिर उसके बाद सेट ऑफ वाला कंसेप्ट आ जाता है। ठीक है, तो अब देखो स्टडी में सेट ऑफ का क्या लिखा हुआ है कि एन असेसी में हैव डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इनकम अंडर द सेम हेड ऑफ इनकम। आपके सेम हेड में डिफरेंट सोर्सेज हो सकते हैं। माइंड में कंसेप्ट क्लैरिटी पूरी रखना। फिर आपको ना मतलब ये जैसे नॉर्मली बच्चा रोता ही रहता है, मैंने देखा है मेरे को इनकम टैक्स भूल गया, चीजों की क्लैरिटी है तो भूलने का सवाल ही नहीं पैदा होता। जैसे उन्होंने बोला अंडर द सेम हेड ऑफ इनकम, हेड क्या है, हाउस प्रॉपर्टी एक पर्टिकुलर हेड है, बिजनेस प्रोफेशन एक पर्टिकुलर हेड है, कैपिटल गेन एक पर्टिकुलर हेड है। अब एक हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर आपके 4 घर हैं तो वो अलग अलग सोर्स हो गए। बिजनेस हेड के अंदर आपके 10 बिजनेस हैं, वो अलग अलग सोर्स हो गए। तो इट मींस आपके अंडर द सेम हेड ऑफ इनकम डिफरेंट सोर्सेज हो सकते हैं। ही मे हैव प्रॉफिट फ्रॉम वन सोर्स एंड लॉस फ्रॉम द अदर। फॉर इंस्टेंस एन असेसी मे हैव प्रॉफिट फ्रॉम हिज टेक्सटाइल बिजनेस एंड लॉस फ्रॉम हिज प्रिंटिंग बिजनेस। है तो बिजनेस ही है ना। This loss can be set off against the profit of textile business to arrive at the net income chargeable under the head profit and gains of business or profession। अब यहां पे चलो उन्होंने क्लियरली आपको बोल दिया है कि आप ये एक बिजनेस का लॉस दूसरे में से सेट ऑफ कर लेना, लेकिन जब पूरा चैप्टर पढ़ेंगे फिर आपको पूरा क्लैरिटी होगी कि कहां पर इसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन भी आ जाती है कि नहीं ये बिजनेस का आना सेट ऑफ करना। ठीक है, तो ये तो चलो सिंपल था, दोनों सिंपल नॉर्मल वाले बिजनेस हैं, कोई अलग कैटेगरी वाले नहीं है। लेकिन कब मना होता है कब अलाउड होता है ये हम उस चैप्टर में डिटेल में करेंगे। लेकिन जहां पे पता चल गया ना कि अपने हेड के अंदर अंदर ही आपको अलग अलग सोर्स से इनकम आ रही है, लॉस आ रहा है, वो आप सेट ऑफ कर रहे हैं। सिमिलरली एन असेसी कैन हैव लॉस अंडर वन हेड ऑफ इनकम से इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एंड प्रॉफिट्स अंडर अनदर हेड ऑफ इनकम से प्रॉफिट्स and gains of business or profession. So there are provisions in the Income Tax Act 1961 for allowing inter-head adjustment in certain cases. तो यहाँ पे ये word highlight कर लो चाहे आप, inter-head adjustment, कि जब आप एक head की इनकम को दूसरे हेड की इनकम के साथ, मींस एक में लॉस है दूसरे में प्रॉफिट है, उसको एडजस्ट करते हो, उसको इंटर हेड बोल दिया जाता है। सेम हेड में लगे तो वो बेसिकली इंट्रा हेड आ जाता है। ठीक है, however देयर आर ऑल्सो रेस्ट्रिक्शंस इन सर्टेन केसेस। आगे नहीं रेस्ट्रिक्शंस की बात अभी, लेकिन अभी यहां पर जो रेस्ट्रिक्शंस बताएंगे आपको जस्ट एक माइंड में ओवरव्यू रखना है। अभी ज्यादा इन डेप्थ नहीं समझाना मैंने, ना ही आपको सोचना है कि और इन डेप्थ बताओ, फिर पूरी क्लैरिटी होगी क्योंकि पूरे चैप्टर में जाके ये चीजें डिस्कस होनी है। तो लाइक बिजनेस लॉस इज नॉट अलाउड टू बी सेट ऑफ अगेंस्ट सैलरी इनकम। अगर आपके पास बिजनेस हेड में लॉस है तो उधर सैलरी इनकम भी है आपकी, तो आप बिजनेस का लॉस सैलरी में से सेट ऑफ नहीं कर सकते। ठीक है, फर्दर लॉसेज विच कैन बी सेट ऑफ इन द करंट ईयर
cannot be set off in the current year due to inadequacy of eligible profits can be carried forward for set off in the subsequent year as per the provisions contained in the act. तो generally brought forward losses under a particular head cannot be set off against income under another head. That is, brought forward business loss cannot be set off against income from house property of the current year. फॉर डिटेल्ड डिस्कशन फिर आपने उन्होंने ये बोलना है कि उस चैप्टर में जाके आपको डिस्कस किया जाएगा, लेकिन आइडिया तो हो गया ना। सेम हेड के अंदर एडजस्ट करना है तो भी कहीं ना कहीं आपको रेस्ट्रिक्शंस मिल सकती हैं, दूसरे हेड में जाना है तो भी रेस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं, अलाउड भी है। लेकिन जब कैरी फॉरवर्ड हो जाता है तो कैरी फॉरवर्ड होने के बाद क्या दूसरे हेड में जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं, ये सब डिटेल में डिस्कशन हमारी चैप्टर नंबर जो 6 उसमें जाके होगी। लेकिन यहां पे पर्पस क्या है, आपको फिर क्लैरिटी क्या होनी चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए हाँ ऐसा सेट ऑफ का एक कंसेप्ट है जो बोलता है कि इनकम को दूसरे हेड से या दूसरे सोर्स से सेम हेड में एडजस्ट कर लो। अगर नहीं हो पाई तो कैरी फॉरवर्ड की ऑप्शन भी होती है, लेकिन वो क्या होती है, कैसे वेल करनी है, ये सब उस डिस्कशन में जाके सीखेंगे उस चैप्टर में। ठीक है जी, लो जी। एंड आई होप जहां तक आपको जो स्टेप नंबर 5 है वो क्लियर हो गया ना पूरा का पूरा। अब आ जाओ स्टेप नंबर 6 पर। स्टेप नंबर 6 पर ग्रॉस टोटल इनकम। आप देखो हमने जहां से स्टार्ट किया सेक्शन 4 से उसने क्या बोला था कि टैक्स किस इनकम पर लगेगा, अपने माइंड में सोचो, टोटल इनकम पर। क्या वहां पे ग्रॉस वर्ड था? नहीं, नहीं कह रहे हो ना, नहीं था, है ना, यही तो नहीं कह रहे कि हाँ था, नहीं था, कि टोटल इनकम के ऊपर टैक्स लगेगा। तो अभी तो स्टेप 6 हमें बताने लगा है ग्रॉस टोटल इनकम। अभी हमारी ग्रॉस टोटल इनकम आएगी, उसके बाद जाके फिर हमारी टोटल इनकम आएगी, लेकिन उसके बीच फिर एक और स्टेप आना चाहिए कि कुछ माइनस करो। ठीक है, अब देखो ग्रॉस टोटल इनकम क्या है। कहते द फाइनल फिगर्स ऑफ इनकम और लॉस अंडर ईच हेड ऑफ इनकम आफ्टर अलाउइंग द डिडक्शंस, allowances and other adjustments are then aggregated after giving effect to the provisions of clubbing of income and set off and carry forward। मतलब हमने आपके हेड वाइज पहले इनकम कैलकुलेट की, हेड वाइज इनकम कैलकुलेट करने के बाद फिर हमने क्लबिंग की प्रोविजंस को अप्लाई किया कि कहीं इनकम इधर उधर तो नहीं शिफ्ट होनी कि ये उसके हैंड में रही है लेकिन टैक्सेबल इसके हैंड में आनी है। उसके बाद सेट ऑफ वाली प्रोविजंस को अप्लाई किया जाएगा। ये सारा करने के बाद इनकम का जो टोटल हमारे पास बनेगा, सारा टोटल, ठीक है, उसको बोला जाता है ग्रॉस टोटल इनकम। तो ये तो मेरे ख्याल से बहुत सिंपल है सबको समझना। ठीक है, 5 हेड्स की इनकम, उसके बाद क्लबिंग की प्रोविजंस और सेट ऑफ का जो भी स्टेप्स है हमारे सारे अप्लाई करने के बाद आपकी जितनी टोटल इनकम होगी जहां तक, उसको ग्रॉस टोटल इनकम बोल दिया जाता है। मतलब इन शॉर्ट सिंपल वर्ड्स में आपकी पांचों के पांचों हेड से जितनी इनकम आई, साथ में ये क्लबिंग और सेट ऑफ को अप्लाई करने के बाद कि जो एडजस्ट होना है या जो क्लबिंग होनी वो करने के बाद, अब वो जो सारी टोटल इनकम है उसको हम ग्रॉस टोटल इनकम बोलते हैं कि ये लो जी, ये आपकी ग्रॉस टोटल इनकम। इसके बाद आपका आ जाता है स्टेप नंबर 7। स्टेप 7 ये क्या आ गया, डिडक्शंस। जैसे मैंने आपको बताया कि एक तो आपके जब हेड के अंदर इनकम कैलकुलेट हो रही है, हमने हमारे पॉइंट नंबर स्टेप नंबर 3 में बात की थी ना कि कंप्यूटेशन के अंडर ईच हेड, वहां पे भी कुछ आपको एग्जाम्पशंस या डिडक्शंस होती हैं। लेकिन जब आपकी ग्रॉस टोटल इनकम आ गई सारा कर कर आके, उसके बाद डिडक्शंस, आपके पास एक प्रॉपर चैप्टर आता है आपके मॉड्यूल 3 में, आप चेक कर लेना चाहिए। क्लबिंग के प्रोविजंस का चैप्टर आएगा, फिर सेट ऑफ का आएगा, उसके बाद आपका डिडक्शंस वाला चैप्टर भी आएगा। ठीक है, डिडक्शंस वाला चैप्टर। अब ये डिडक्शंस क्या हैं कि देयर आर डिडक्शंस प्रेस्क्राइब्ड फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम, कि हमारे पास इनकम टैक्स एक्ट ने बोला हुआ है कि जब आपकी ग्रॉस टोटल इनकम कैलकुलेट हो जाती है फिर आपके पास कुछ डिडक्शंस अवेलेबल हैं। अब यहाँ पे ये जो आपको चार्ट दिया गया है डिडक्शंस का, ये चार्ट आपको यहाँ पे ऐसे अभी रिटेन नहीं करना। आप सोचो कि मैं आपको सारी डिडक्शंस अभी एक्सप्लेन करने बैठ जाऊं, इसका कोई लॉजिक नहीं बनता। ये आपको ना ही अभी याद करनी है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर जो पर्सन अपनी अब ग्रॉस टोटल इनकम कैलकुलेट कर चुका है, उसके बाद उसको टैक्स टोटल इनकम पर देना है, तो टोटल इनकम पर पहुंचने के लिए कुछ चीजें माइनस की जाती हैं जिसको हम बोल रहे हैं डिडक्शंस। वो कौन सी डिडक्शंस है, ये हमें वो सारे सेक्शंस में बताया गया है।
अब जैसे मैं इसमें एग्जांपल दे देता हूं जो मुझे पता है कि आपको मोटा मोटा आइडिया के माइंड में होती है, क्योंकि घर पे नॉर्मली सबके ऐसी बात होती है। फॉर एग्जांपल जैसे इसमें कैटेगरी दिखाई गई है, आप स्क्रीन पर देख रहे हो, मैंने स्टडी मटेरियल खोला हुआ है। डिडक्शंस इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन पेमेंट्स, कि ये डिडक्शंस की वो कैटेगरी जिसमें आपने कुछ पेमेंट की और आपकी ग्रॉस टोटल इनकम में से आपकी वो जो पेमेंट की आपने वो माइनस कर दी गई। कि आपने अगर मान लो अपनी लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम को पे किया है, ये बड़ा कॉमन सा है, नॉर्मली काफी बंदों ने अपना मेडिकल इंश्योरेंस करवाया होता है, प्रोविडेंट फंड में पैसे जमा करवाए हैं। अच्छा, इसमें अगर यहां पे मेंशन्ड है तो ठीक है, वरना मैंने आपको बताया था ट्यूशन फी का पॉइंट है ना, यहां पे आई थिंक शायद, लेकिन चलो मैंने आपको ओरली बता ही दिया कि बच्चे की ट्यूशन फी जो स्कूल में आप फी पे करते हो उसके अंदर जो ट्यूशन फी वाला पार्ट है वो यहां पे आ जाता है। तो ऐसे हमारे पास है डिडक्शंस में कुछ कैटेगरी ऐसी है जिसमें हमने पेमेंट की और मेरी ग्रॉस टोटल इनकम में से मुझे वो डिडक्शन दे दी गई। ठीक है, अच्छा उसके ऊपर भी लिमिट होती है कि मान लो फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको इन शॉर्ट में बताऊं कि मान लो एक लिमिट है कि 1,50,000 तक एक डिडक्शन की लिमिट है। ठीक है, किसी की अलग है, किसी की अलग है, ऐसे अपनी लिमिट्स भी होती हैं, कुछ के ऊपर नहीं भी होती, लेकिन कुछ के ऊपर होती भी हैं कि मैक्सिमम इतनी मिलेगी डिडक्शन। तो इसलिए ये नहीं कि जितनी भी हमने पेमेंट की सारी डिडक्शन हो जाए, एक लिमिट होती है वहां पे। फिर उसके बाद कुछ डिडक्शंस ऐसी भी हैं जो कुछ सर्टेन इनकम्स के ऊपर हमें मिलती है। ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन इनकम्स ऐसी कुछ डिडक्शंस हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर इनकम। जैसे फॉर एग्जांपल आपको सेविंग्स अकाउंट के ऊपर इंटरेस्ट आ रहा है, आपकी आपकी इनकम में देखो, जब आपने फिफ्थ हेड आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, उसकी इनकम्स को सीखना है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, उसमें आपकी इंटरेस्ट वगैरह की इनकम भी आएंगी। तो आपको मान लो जैसे मैंने आपको बताया था आपके बैंक में पैसे पड़े हैं तो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट आया, वो जो आपका इंटरेस्ट है, ठीक है, उस इंटरेस्ट की आपको डिडक्शन भी दी जाती है, लेकिन उसके ऊपर भी एक लिमिट होती है, लेकिन वो कितनी है वो हम डिडक्शंस वाले चैप्टर में जाके पढ़ेंगे। तो ऐसे अगर कोई पर्सन डिसेबल है उसको भी कुछ ना कुछ डिडक्शन दी जाती है। तो ये सारा हमारा डिडक्शंस वाला जो कंसेप्ट है ये हम डिडक्शंस चैप्टर में जाके करेंगे। अभी यहां पे आपका जो मेन फोकस है वो सिर्फ इतना होना चाहिए कि जब हमने 5 हेड्स की इनकम, क्लबिंग एंड सेट ऑफ की प्रोविजंस को ध्यान में रख के एक बंदे की सारी इनकम कैलकुलेट कर ली, वो होती है ग्रॉस टोटल इनकम। उसके बाद उस पर्सन को कुछ डिडक्शंस दी जाती हैं और वो डिडक्शंस हमने सीखनी है हमारे जाके वो जो सेट ऑफ वाले चैप्टर के बाद। ठीक है जी, और वो डिडक्शंस माइनस करने के बाद फिर फाइनली हमारे पास जो स्टेप नंबर 8 है, स्टेप नंबर 8 है वो आएगा टोटल इनकम। मतलब अब हम उस इनकम पर पहुंच गए हैं जिस इनकम के ऊपर आपको टैक्स देना है। देखो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, क्योंकि विदाउट टैक्स नॉलेज, अभी आपको कोई टैक्स की नॉलेज नहीं है ना, विदाउट टैक्स नॉलेज आपको एक इमेज क्रिएट करने की कोशिश की है मैंने कि कैसे होता है। ठीक है, हम टोटल इनकम पर पहुंच गए कि डिडक्शंस हमारी माइनस हो जाएंगी, उसके बाद हम टोटल इनकम पर आ जाएंगे। तो ये जो टोटल इनकम है, अब ये कौन सी इनकम है जिसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो स्टेप 8 क्या कह रहा है मॉड्यूल में कि द इनकम अराइव्ड एट आफ्टर क्लेमिंग द अबव डिडक्शंस फ्रॉम द ग्रॉस टोटल इनकम इज नॉन एज द टोटल इनकम। तो इट शुड बी राउंडेड ऑफ, ये पूरी लाइन को अंडरलाइन कर लो या हाईलाइट कर लो। बच्चे यहां पे गलती करते हैं, मैं आपको साफ साफ बता रहा हूं, मार्क्स कटने के चांसेस हो सकते हैं कि इनकम को राउंड ऑफ ही नहीं करते। इट शुड बी राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ ₹10 एज पर सेक्शन 288A। अब यहां पे पहले ही बता दूं, बहुत बच्चों को ये माइंड में होता है सेक्शंस कौन से याद करने हैं कौन से नहीं याद करने हैं। मेरा यहां पे आंसर पूरे हमारे सब्जेक्ट में जितने भी लेक्चर्स आने हैं सबके लिए एक कॉमन आंसर ये है, आप ये सोचो कि मैं सेक्शन को अलग से फोकस करके याद करूं, ऐसे नहीं होता। अच्छा, अगर मैं आपको ये बोल दूं कि ये सेक्शन रहने देना, ये याद ना करना, तो आप क्या करोगे? जब इस पैरे को पढ़ोगे क्या इस सेक्शन को इग्नोर कर दिया करोगे पढ़ना, या इस सेक्शन के ऊपर मार्कर के साथ इसको हटा दोगे डार्क करके कि ये मेरे को सेक्शन नजर ना आए? कुछ ऐसा करोगे नहीं। जब भी पढ़ते हो, जो भी पढ़ रहे हो, जहां पे भी जिस चीज का सेक्शन आ रहा है वो सेक्शन साथ में रीड करने की आदत डालो, चाहे वो आपका टैक्स का सब्जेक्ट है चाहे वो आपका लॉ का सब्जेक्ट है। ये एक बहुत बड़ा आपको एक टिप दे रहा हूं जो आपके पूरे कोर्स में काम आने है।
जब भी पढ़ते हो उसको पढ़ते वक्त कभी भी पहले माइंड में मतलब सेक्शन को एक अलग नजर से ना देखो कि इसको मैंने याद करना है या नहीं करना है। जब भी टेक्स्ट रीड करते हो सेक्शन को साथ में रीड करो। अब जब आप हमेशा ये आदत डाल लोगे कि सेक्शन मैंने साथ में रीड किया, तो धीरे धीरे करके आपको सारे तो नहीं लेकिन काफी सेक्शंस माइंड में बैठने शुरू हो जाते हैं। अच्छा यहां आप देखो, आपको शायद पेपर में ये याद ना आए कि 288 के साथ ए था, लेकिन इतना मैं गारंटी दे सकता हूं, इतना सबके माइंड में रिकॉल हो जाएगा 288 था कुछ। ये फर्क होता है, जिसने एक आधी बार ज्यादा रीड किया उसको ये भी याद रहेगा कि 288 ए था। ये होता है रास्ता कि सेक्शंस के लिए अब आपके माइंड में कभी भी डाउट आए तो मेरी इस बात को अपने माइंड में लेके आना कि रीड साथ साथ करने हैं। अब कितने रिकॉल कर पाते हो ये बात की बात है, ठीक है जी। चलो अब हमारे पास जो भी हमारी टोटल इनकम आई, तो ऐसे नहीं देखना कि टोटल इनकम आई है मान लो मेरी 8,02,000, पीछे मान लो 32 आ रहा है साथ में, आपको राउंड ऑफ करना है इन मल्टीपल्स ऑफ ₹10 नियरेस्ट में, ठीक है जी। द प्रोसेस ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम इज शोन हेयर अंडर। तो आपके पास अगेन स्टडी मटेरियल में देखो एक चार्ट आ रहा है, आपके पास स्टडी मटेरियल में ये चार्ट आ रहा है, ठीक है। तो ये चार्ट आप अपने पास खोल के रखो, ये सारा चार्ट वही है जो हमने ऊपर स्टेप्स सीखे। अब देख लो चाहे कि सबसे पहले ऊपर हेडिंग क्या बनी हुई है, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, कि हमने टोटल इनकम कैलकुलेट करनी है। वो टोटल इनकम कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले स्टेप में उस बंदे का रेजिडेंशियल स्टेटस देखा जाता है, ठीक है। अब इतना तो पता ना रेजिडेंशियल स्टेटस क्यों देखा जाता है। अब अच्छा कल को अब आप, अभी तो चलो टैक्स स्टार्ट हो रहा है हमारा, है ना, मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि स्टार्ट हो चुका है, यही समझ के चलो स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि स्टार्ट हो चुका मींस हम रेजिडेंशियल स्टेटस चैप्टर कर लें, हेड में स्टार्टिंग हो जाए, फिर मैं बोलूंगा हाँ अब आप ट्रैक पे आ चुके हो। वैसे तो मेरे ख्याल से आज ही काफी इंटरेस्ट बन जाएगा आपका। रेजिडेंशियल स्टेटस, अब आपसे कोई पूछे कि मेरे को ये इनकम आ रही है, क्या मेरे को इस इनकम के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा, तो आपको पहले ये आपके माइंड में आना चाहिए आपका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है, ठीक है। अगर तो इनकम इंडिया में है फिर तो कोई लॉजिक ही नहीं होता, फिर तो पता टैक्स देना ही देना है। अगर बाहर की इनकम है फिर उसके लिए खास तौर पर हमें पता होना चाहिए कि आपका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है, ठीक है। सबसे पहले रेजिडेंशियल स्टेटस देखा जाएगा, देन हम उसके बाद जो भी उस पर्सन को इनकम आई है उसकी बाइफर्केशन करेंगे कि कौन से हेड में ये जा रही है, क्या वो सैलरी की है, क्या वो हाउस प्रॉपर्टी की है, बिजनेस प्रोफेशन की है, कैपिटल गेन की है, या अदर सोर्सेज की है। जब सारे हेड्स में हम बाइफर्केट कर लेंगे देन हमारा नेक्स्ट स्टेप आ जाता है कि अब आप कंप्यूट करो इनकम को। बेसिकली है तो वही बात आ गई है, 5 हेड्स में कैटेगरी करके हमने उस 5 हेड्स के अंदर जो एग्जाम्पशन डिडक्शंस है वो एडजस्ट करके हमने वो 5 हेड के हिसाब से उसकी इनकम को टोटल लगाना है कि बिजनेस की इतनी होगी, हाउस प्रॉपर्टी की इतनी होगी, इस हिसाब से, ठीक है। उसके बाद क्लबिंग प्रोविजंस आ जाएंगी, फिर हम सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड का हिसाब रखेंगे। ये सारा करने के बाद हमारे पास ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगी, देन जो डिडक्शंस हैं अलग से वो माइनस होंगी, फिर हम टोटल इनकम पर आ जाएंगे। तो ये हैं आपके टोटल 8 स्टेप्स जो आई थिंक अब आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे स्टेप नंबर 9 की तरफ के इसके बाद क्या होता है। ये तो हमें ऊपर सेक्शन 4 ने बता दिया था कि अब आपको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन अभी टोटल इनकम तक तो हम पहुंच गए हैं। इसके बाद टैक्स का भी थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि कैसे होता है। अब हम आगे स्टेप नंबर 9 में या उससे आगे वो चीजें डिस्कस करते हैं। चलो